तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो 2025 में लंबी अवधि के निवेश के लिए कुछ भारतीय स्टॉक विकल्पों पर एक नजर डालती है। हाँ, इन स्रोतों का फोकस छोटी मोटी तेजी मंदी नहीं बल्कि मतलब लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन पर है। बिल्कुल। जिसमें कंपनियों की ग्रोथ, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ और बाजार के ट्रेंड्स, इन सब को देखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी स्टॉक को चुनने के पीछे स्रोत मतलब क्या वजह बता रहे हैं। हाँ। ये विश्लेषण खासकर कुछ जानी मानी भारतीय कंपनियों पर ही फोकस्ड है। अच्छा, तो लिस्ट में जो पहला नाम है वो है टाटा पावर। जानकारी के मुताबिक इसकी बड़ी वजह है भारत का ग्रीन एनर्जी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तेजी से बढ़ना। राइट। टाटा पावर इसमें काफी आगे दिख रहा है ना। हाँ। सौर, पवन ऊर्जा, ईवी चार्जिंग स्टेशंस, इन सब में निवेश कर रहे हैं। हाँ, और टाटा समूह का सपोर्ट भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और अगले 5 सालों में अच्छी कमाई की उम्मीद भी बताई गई है। मतलब जो लोग एनर्जी सेक्टर और ESG में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है स्रोत के अनुसार। और ये बात दिलचस्प है कि ये सीधे सीधे भारत के बड़े एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ता है। हाँ। जब कोई देश रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी को इतनी तेजी से अपना रहा हो तो इस सेक्टर की मजबूत कंपनियों का महत्व बढ़ना तो मतलब स्वाभाविक है। बिल्कुल। अच्छा, अगला नाम है HDFC बैंक का। नोट्स में तो इसे प्राइवेट बैंकों का राजा कहा गया है। हाँ, ये टैग तो काफी कॉमन है इसके लिए। बताया गया है कि फंडामेंटल्स मजबूत है, लोन बुक काफी बड़ी है और पूरे भारत में एक भरोसेमंद नाम तो है ही। सही। तर्क ये है कि जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, बैंकिंग सेक्टर भी बढ़ेगा। हाँ, वो तो है ही। और HDFC इसमें एक सेफ और रिलायबल प्लेयर है जिसमें अभी भी ग्रोथ की गुंजाइश दिखती है। और देखिए, बैंकिंग सेक्टर तो अक्सर इकोनॉमी की हेल्थ का आईना होता ही है। तो स्रोत जिस तरह HDFC की स्थिरता और विश्वसनीयता पर जोर दे रहा है, वो दिखाता है कि क्यों ऐसे स्थापित बैंकों को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा माना जाता है। फिर आता है ITC। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के हिसाब से ये अब सिर्फ एक सिगरेट कंपनी नहीं रही। हाँ, ये डाइवर्सिफिकेशन वाला एंगल। हाँ, इसका FMCG सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है, होटल और पेपर कारोबार भी पटरी पर आ रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि कंपनी डेट फ्री है और अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो मतलब ड्यूल बेनिफिट, ग्रोथ भी और डिविडेंड भी। हाँ, तो जो लोग कमाई के साथ साथ थोड़ी रेगुलर इनकम भी चाहते हैं, उनके लिए 2025 में ITC एक विकल्प हो सकता है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये विविधीकरण का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक कंपनी अपने कोर बिजनेस से आगे बढ़कर अलग अलग सेक्टर्स में जाती है। सही। लंबी अवधि के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। IT सेक्टर से इन्फोसिस या TCS का जिक्र है। हाँ, IT दिग्गज। वजह बताई गई है भारत की IT में ग्लोबल ताकत और AI और डिजिटल चीजों की बढ़ती मांग। बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक दोनों ही इस फील्ड के टॉप प्लेयर्स हैं। लगातार कमाई, ग्लोबल प्रेजेंस और लॉन्ग टर्म डिविडेंड पेयर्स भी हैं। सुझाव ये है कि कीमत में गिरावट देखकर इनमें से किसी एक को चुना जा सकता है, खासकर उनके लिए जो टेक फोकस्ड पोर्टफोलियो चाहते हैं। हाँ, और IT सेक्टर की जो ग्लोबल प्रकृति है और उसमें भारतीय कंपनियों की मजबूत भूमिका है, जैसा कि स्रोत बता रहा है, हाँ, वो उन्हें कई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का एक कॉमन हिस्सा बनाती है। AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीजें तो इसे और पुश देंगी। और आखिर में डीमार्ट। अच्छा, रिटेल। हाँ, इसका आधार बताया गया है रिटेल सेक्टर, भारत का बढ़ता मिडिल क्लास और लोगों का बढ़ता हुआ खर्च। सही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग। स्रोत इसके खास वो जो लो कॉस्ट हाई एफिशिएंसी वाला रिटेल मॉडल है ना, उसका जिक्र करता है। उनका वो मॉडल काफी यूनिक माना जाता है। ये माना गया है कि स्टॉक सस्ता नहीं है पर लंबी अवधि में कंपाउंडिंग के लिए अच्छा हो सकता है। रिटेल सेक्टर तो सीधा सीधा कंज्यूमर स्पेंडिंग से जुड़ा है और यहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग है कि कैसे डीमार्ट का वो एफिशिएंसी वाला मॉडल, हाँ, जैसा स्रोत बता रहा है, थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशन के बावजूद उसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आकर्षक बना सकता है। इन मुख्य नामों के अलावा स्रोत कुछ और स्टॉक्स का भी जिक्र करता है, मतलब जिन पर नजर रखने की सलाह दी गई है। अच्छा, बोनस मेंशंस। हाँ, जैसे IRCTC, रेलवे कैटरिंग और टिकटिंग में लगभग मोनोपोली है। ज़ोमैटो, जिसे हाई रिस्क पर लॉन्ग टर्म बेट बताया गया है। ओके। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई, और L&T इंफ्रा और इंजीनियरिंग की दिग्गज कंपनी। ये अलग अलग सेक्टर्स हैं। हाँ, स्रोत जोर देता है कि इन पर भी स्टडी करनी चाहिए, खासकर जब बाजार गिले या इनमें ग्रोथ के ट्रेंड्स दिखें। बिल्कुल। और ये बात फिर से वही पॉइंट लाती है कि किसी भी निवेश का फैसला करने से पहले अपनी रिसर्च कितनी जरूरी है। सही कहा। खासकर जब विकल्प थोड़े ज्यादा जोखिम वाले हों या फिर अलग अलग तरह के सेक्टर्स से आ रहे हों, जैसे ये बोनस नाम है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है?
जानकारी के मुताबिक सबसे अच्छा स्टॉक वही है जिसे आप समझते हो और जिसे सालों तक होल्ड कर सकें। सिर्फ वो हाइप के पीछे भागने से बचना चाहिए और नियमित रूप से निवेश करें, चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो। सही बात है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि ये स्रोत मुख्य रूप से बड़ी स्थापित कंपनियों पर ही केंद्रित हैं। हाँ, लार्ज कैप्स पर। हाँ, लेकिन इन दिग्गजों से परे क्या भारत के बाजार में छोटी या मिड कैप कंपनियों में भी लंबी अवधि के विकास की उतनी ही संभावनाएं हो सकती हैं? अच्छा सवाल है। और अगर हाँ, तो उनके साथ किस तरह के अलग रिस्क जुड़े हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जाए।